हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं बहुत ही खास इंटरव्यू आपके रूबरू। खास मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज फिर एक बार अमरीश मिश्रा जी से मुलाकात हो रही है। वो काफ़ी बिजी रहते हैं, कई जिम्मेदारियां हैं जो वो निभाते हैं और उसके साथ साथ बीच बीच में मीडिया के लिए भी वक्त निकालते हैं। हम उनके शुक्रगुजार हैं कि एक बार फिर उन्होंने हमें बात करने का मौका दिया। अमरीश मिश्रा जी यूं तो उत्तर प्रदेश के हैं, लेकिन आजकल बेंगलोर में रहते हैं और बहुत ही गैर मामूली इनकलाबी शख्सियत के और बहुत ही बेबाक बात करने वाले हैं। उनके 2 यूट्यूब चैनल बंद हो चुके, तीसरा शुरू किया है, उसके साथ साथ वेबसाइट भी शुरू की है। उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएंगे अमरीश मिश्रा जी। आप चूंकि बहुत कुछ जानते हैं उनके बारे में, उन्होंने कई किताबें लिखी हैं, फिल्म भी लिखी है और बहुत ही गैर मामूली शख्सियत के मालिक हैं और मिडिल ईस्ट के हालात को बिल्कुल हर घंटे की अपडेट तकरीबन उनके सामने रहती है। वो इतनी दिलचस्पी से वाकयात को देख रहे हैं लगातार। आपने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर उनकी बातें अब तक जरूर सुनी होंगी। अमरीश मिश्रा जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने समय दिया, उसके लिए शुक्रिया। आप ये बताइए कि गाजा के बाद लेबनान, लेबनान के बाद अब ये सीरिया वाला जो थिएटर है वो कैसे, क्यों, क्या मकसद, कुछ बताइए ताकि थोड़ा सा लोगों को ठीक से अंदाज हो। और मुझे लगता है कि आप बहुत ही अच्छे अंदाज में चीजें जरूर हमें बताएंगे। जी बिल्कुल। देखिए, सीरिया में जो हो रहा है उसके बारे में बिल्कुल साफ है कि जिस दिन लेबनान का सीज फायर हुआ 27 नवंबर 2024, 28 नवंबर से सीरिया में ये जो HTS, और आज आपको अचानक नाम सुनाई पड़ रहे हैं, HTS, SNA, ये कई जो आतंकवादी गुट थे जो 2014 से जो पूरी 2012 से बल्कि और 2018 तक जो सीरियन सिविल वॉर चली, उसमें इन सब लोगों का आईसिस के साथ और अल कायदा के साथ कहीं ना कहीं संबंध था। और आप जानते हैं सीरिया में क्या हुआ था, बड़ी कॉम्प्लेक्स लड़ाई चली थी इराक और सीरिया में, कि आईसिस के खिलाफ अमेरिका भी था, ईरान भी लड़ रहा था, मेन ईरान लड़ रहा था, लेकिन अमेरिका ने भी कहा हम भी बमबारी कर रहे हैं। हालांकि आईसिस अमेरिका का खड़ा किया हुआ था, उसके पहले अल कायदा भी वहां था। तो आईसिस और मतलब अभी जो लीडर हैं HTS के, जुलानी, मैं सबसे पहले ये बता दूं दर्शकों को कि देखिए जो मेन ग्रुप्स हैं, बाकी तो ऐसे बहुत सारे हैं और ऐसे स्प्लिंटर ग्रुप्स 8-10 है, लेकिन जो 2 मेन ग्रुप्स हैं HTS और SNA। HTS जो है वो बेसिकली जौलानी वाला ग्रुप है, मोहम्मद जौलानी, जो अल कायदा का ऑपरेटिव था 2011 में, आईसिस के भी करीब गया और फिर 2016 में अचानक उसने कहा कि हम आईसिस और अल कायदा से संबंध तोड़ते हैं, और उसने अपना अलग एक फ्रंट बनाया। नुसरा फ्रंट जो था वो पहले से था, नुसरा फ्रंट इसके साथ मर्ज कर गया और फिर HTS बनी, जो कि तहरीर अल शाम जिसको कहते हैं, HTS ये। और इसका भी जो मेन था वो इडलिब से लेके एलेप्पो तक बेस था। और जो असद सरकार ने 2018 के बाद किया कि बहुत सारे जो इस तरह से आईसिस आतंकवादी जो हार गए, उसके बाद फंस गए थे, उनको इडलिब पहुंचाया, जो कि ग्रीन बसेस में वो लोग कहते हैं, ग्रीन बसेस में उनको इडलिब पहुंचाया कि भाई यहाँ पर वो कम से कम एक जगह रहें। अब यही चीज जो है उन लोगों ने इस्तेमाल की, एक जगह जो वो लोग रहे उसको वो लोग रीग्रुप किए। जौलानी वहां से निकला, वो कभी टर्की में रहता है, कभी यहाँ आता है, और वो हाइडिंग से निकला। और जो सबसे बड़ी बात हुई वो ये हुई कि जो यूक्रेन से जो टेक्नीशियंस आए, जो टर्की के क्योंकि टर्की उसकी एडवांस मिलिट्री है, वहां से लोग आए, उन्होंने ये जो HTS मिलिटेंट्स है, जिनको ड्रोन का ABC नहीं पता, जिनको किसी भी तरह के जैमिंग सिस्टम्स का ABC नहीं पता, वो इनको बकायदा महीनों सिखाया गया। ये सब, अब ये देखिए, आप कह सकते हैं आप इंटेलिजेंस फेलियर कुछ देशों का, ईरान का हो सकता है, इनका हो सकता है, लेकिन देखिए ये सारी चीजें, जब इजराइल का इंटेलिजेंस फेलियर 7 अक्टूबर को हो गया, सामने एकदम बैठे हुए और जो उनके कंट्रोल में, और कह रहे थे एक एक घर, एक एक टनल नापी हुई है, वो फेल हो गई। तो ये तो चलिए एक अलग देश कुछ कर रहा था और अमेरिका की मदद से। अब यूक्रेन के लोगों ने उनको जैमिंग सिस्टम सिखाया और हुआ यही जो शुरू में। और मैं एक बात कंप्लीट कर दूं, जो HTS है देखिए, वो एफिलिएटेड है सीरियन सैल्वेशन गवर्नमेंट से, जो एक एग्जाइल में सरकार है। क्या है कि एग्जाइल में सरकारें जैसे बनती हैं,
वो उसको फिलहाल एसएनए जो है सीरियन इंटरिम गवर्नमेंट, जिसको टर्की रिकॉग्नाइज करता है, तो एसएनए ने उधर कर्डिश एरिया में अटैक किया, नॉर्थ ईस्टर्न, और ये जो एचटीएस हैं ये लोग एलेप्पो से लेके ये जो पूरा साउथ वेस्टर्न सीरिया है, इनका है कि सीधे दमस्कस की तरफ बढ़ जाओ। अब आप देखिए कि शुरू में क्या हुआ, जो बहुत सारी जो सीरियन अरब आर्मी कोलैप्स की शुरू में, यानी 28, 29, 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर तक जो पूरा चला है, और बल्कि 4 तक, कल से स्थितियां बदली हैं, 4 दिसंबर तक जो चला, उन लोगों ने बहुत सारी जगह रशियन जो सिस्टम्स लगे थे सीरियन अरब आर्मी के पास रिकॉग्निशंस के, और पूरा एक जो लड़ाई में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो उधर की ट्रूप्स कहाँ आ रही हैं, उनको जैम कर दिया। ये किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि इनके पास ये टेक्नोलॉजी है। देखिए मेन चीज टेक्नोलॉजी इसमें हो गई, जो जहां पर लोग मात खाए। जब वो जैम हो गया तो पता ही नहीं चला, अचानक वो लोग आ गए, अचानक और भारी संख्या में आए, और वहां पर उज़्बेकी, तारतर और तजिकी, और मतलब जो भी फोर्सेस सेंट्रल एशिया की, जिनको पैसा देके अमेरिका ने यूक्रेनी सेना में भर्ती करके रशिया के खिलाफ लड़ाया, उनको जस का तस पूरा ट्रांसपोर्ट कर दिया। और वहां पर इस तरह के आप बिल्कुल देख सकते हैं जाहिल टाइप के लोग वो इस तरह से कर रहे हैं, और एसएनए में तो और भी ज्यादा, और वो तो कुछ कर्डिश वुमेन को उठा भी रहे हैं, फिर से वही आईसिस वाली भाषा, सेक्स स्लेव बनाना, सबाया वगैरह, ये सब बोल रहे हैं, इसके वीडियोज आए। अब ये जो देखिए जो जैमिंग कर दी उन्होंने, ये मेन रीजन था। अब ये समझ में आ रहा है, क्योंकि सीरियंस भी अब समझे हैं इस चीज को, मतलब पिछले 2-3 दिनों में, कि इन लोगों ने ये किया। उसके बाद ड्रोन अटैक्स, जो मास, देखिए जो हमास ने जिस टेक्नोलॉजी को मास्टर किया चुपचाप, वही ये लोग कर रहे थे। अब आप देखिए, हमास वहां गुरिल्ला फोर्स है, वहां उसने सरप्राइज अटैक किया, यहाँ इन लोगों ने यही किया, हमास से सीखते हुए। देखिए दुश्मन आपसे आप दुश्मन से सीखते हैं, दुश्मन आपसे सीखता है, ये जंग का नियम होता हमेशा। आप देख लीजिए ये पूरा जंग का नियम। तो वहां भी उन लोगों ने भी स्टडी की हमास की टैक्टिक्स, और उसको अप्लाई किया, और प्रॉपर्ली वहां यूक्रेनियन जो एग्जीक्यूटिव्स थे वो पूरा बैठे, अभी भी हैं, वो अभी भी हैं, और जिन लोगों ने पूरा इस तरह से, और जैसे सुसाइड ड्रोन्स, हमास ने 7 अक्टूबर को, याद होगा, जो है वो आयरन डोम फेल कर दिया। आयरन डोम कितनों को इंटरसेप्ट करेगा? उसने एक मास 3 से 4 हजार ड्रोन छोड़ दिए एक साथ, उनकी वो जो मेन इंटरसेप्शन का जो सेंटर था, जो गाजा डिवीजन का। अब यहां पर भी यही हुआ है, कामाकाजी ड्रोन छोड़े गए 3-3, 4-4 हजार, जिसमें कोई भी, अगर आप उसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं तो इंटरसेप्ट भी नहीं कर सकते। और सीरिया के पास उस तरह के इंटरसेप्शन, मतलब उस तरह के सिस्टम्स भी नहीं है। रशियन आर्मी भी उसमें कहीं ना कहीं हकबका गई, जिसको कहते हैं यूपी में, और इसीलिए रशियन आर्मी के जो चीफ है वहां, उनको हटाया गया। जिन चीफ ने 2016 वाली सिविल वॉर लड़ी थी, रशिया के रशिया की जो ट्रूप्स 2015 में सीरिया में आई थी, उनको वापस रीइंस्टेट किया। और इस तरीके से देखिए बहुत सारी चीजें हो रही हैं। अब यहां तक एक कहानी आती है, ये लोग एलेप्पो, इडलिब ले लेते हैं, और उसके बाद ये हमा की तरफ बढ़ते हैं। अब हमा में लड़ाई होती है। हमा में क्या हुआ? हमा में भी वही चीज हुई जो कल खबर आई कि हमा गिर गया। तो हमा में आपको बता दूं, दमस्कस से 2013 किलोमीटर दूर है, और एलेप्पो के बाद इडलिब तो उधर चला जाता है नॉर्थ ईस्ट की तरफ। नॉर्थ वेस्ट में एलेप्पो के बाद सबसे महत्वपूर्ण हमा के बाद होम्स के बाद दमस्कस, ये है। लेकिन 213 किलोमीटर दूर है वो दमस्कस से। जो होम्स है उससे करीब 46 किलोमीटर दूर है। तो हमा में क्या हुआ कि वहां पर स्टैंड लिया। वहां पे ये हुआ कि भाई पूरी तरह से अब यहाँ पर एक स्टैंड लेना है, तो सीरियन अरब आर्मी और कुछ रशियन फोर्सेस वहां पर जम गई। लेकिन यहाँ भी एक जगह ब्रीच हो गया, और वो ब्रीच जो है वो भी इनके सिस्टम को जाम करके हुआ। देखिए ये सारी चीजें जो होती है ना, जो एक बार आप ब्रीच कर देते हैं तो बहुत सारा वो रशिया से जाके आपको पूरे उसकी रिकोडिंग करनी पड़ती है, उसमें वक्त लगता है। तो यहाँ भी देखिए एक ब्रीच हो गया, जिसकी वजह से ये लोग हमा के शहर के एक हिस्से में घुसे। तो सीरियन आर्मी ने क्या किया? सीरियन आर्मी ने भी उनका दिमाग समझा कि ये लोग गुरिल्ला वॉर लड़ रहे हैं। अभी गुरिल्ला वॉर में आप एक एरिया जीतते हैं और पीछे हटते हैं, एक एरिया जीतते हैं पीछे हटते हैं। ऐसा नहीं कि कन्वेंशनल आर्मी के आप जीतते चले गए और आपने पूरा पाकिस्तानी आर्मी को आउटफ्लैंक कर दिया 1971 में, और उस तरह की
जो गुरिल्ला, तो सीरियन अरब आर्मी समझ गई, उसने भी वही करना शुरू कर दिया। वो जब उसने देखा कि हमा की एक ब्रीच की वजह से नॉर्दर्न हमा में ये लोग पहुंच गए हैं, कुछ शहरों तक पहुंच गए हैं, तो वो पीछे हटी और वो अपने को उसने रीडिप्लॉय किया। कहाँ किया? एक जगह ये कोमना है और दूसरी जगह जो जैन जो अलाउद्दीन जैन अलाउद्दीन है, वहां पर उसने अपने को रीडिप्लॉय किया। और उस रीडिप्लॉयमेंट के भी प्रोसेस में उसने करीब 300 HTS जो फाइटर्स हैं उनको मार गिराया था। और उसमें रेड बैंड जो फाइटर सबसे जो उनके खूंखार समझे जाते हैं, रेड बैंड फाइटर्स के एक बड़े हिस्से को उसने मार गिराया। और वो लोग जो रीडिप्लॉय हुए कुमा में, और ये जो जैन अलाउद्दीन है यहाँ पर जो वो रीडिप्लॉय हुए, अब ये क्या है? ये एक तरह की ओपन कंट्री है। तो गुरिल्ला फोर्स शहरों में तो लड़ सकती है या सीधे कोई एडवांस करना है कर सकती है, लेकिन जहां पर बड़ी कन्वेंशनल आर्मी है वहां पर वो ओपन मैदान में नहीं लड़ सकती। गुरिल्ला फोर्स ओपन मैदान में नहीं लड़ती नहीं है। आप देखिएगा हमास भी कुछ हद तक, हिजबुल्लाह भी ओपन मैदान में नहीं लड़ते। तो वो अच्छा, उन लोगों को कोई ऐसा भी नहीं कि बहुत दिनों से लड़ रहे हो तो उन्होंने कुछ वहां खाई बना रखी हो, कुछ वहां पर एम्बुशेस क्रिएट की हो, कुछ नहीं। तो वो लोग आगे नहीं बढ़ पाए। अब जब आगे नहीं बढ़ पाए क्योंकि, तो उसके बाद काउंटर अटैक हो गया। काउंटर अटैक ये आज सुबह शुरू हुआ और उस काउंटर अटैक में पूरे वीडियोज आए हैं कि पैराशूट से जो एकदम जहां पर वो लोग पहुंच गए थे, जिन शहरों में, पैराशूट से सीरियन ट्रूप्स उतारी गई। दूसरी बात, जो मिलिट्री एयरपोर्ट था सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में खूब खबरें छप रही थी कि आईसिस ने मिलिट्री एयरपोर्ट ले लिया और अब तो क्या होगा, और उसमें प्लेन्स दिख रहे थे पूरा, वो मिलिट्री एयरपोर्ट वापस ले लिया है सीरियन अरब आर्मी और उसको होल्ड कर रही है। इस तरह से 3-4 जो टाउन स्क्वायर्स हैं जहां पर ये लोग आए थे उसको वापस ले लिया है। तो ये देखिए, ये जो काउंटर अटैक हुआ है इसमें सीरियन अरब आर्मी ने हमा को फिर से, भाई अगर आप देखिए तो हमा कंटेस्टेड स्टेट ही, हम ये नहीं कह रहे हैं कि HTS ने पूरी तरह से, तो पहले भी जो खबर आ रही थी कि HTS ने पूरी तरह से ले लिया, वो भी गलत थी। क्योंकि पूरी तरह से लेने का मतलब है कि पूरे शहर में, जैसे एलेप्पो और इडलिब में आप वो कर रहे हैं, हालांकि वहां भी मैं बताऊंगा, वहां भी एयर स्ट्राइक चल रही है, लड़ाई चल रही है। लेकिन ये जो हमा में हुआ, इसमें कोई हमा को उन्होंने हमा हैज फॉलन ऐसी बातें BBC कहने लगा, और ये हमा हैज फॉलन, अरे हमा हैज फॉलन मतलब क्या? तो ये तो बताओगे कि दिल्ली हैज फॉलन मतलब कि तुमने रेड फोर्ट पे कब्जा कर लिया, पार्लियामेंट पे कुछ सिंबल्स, वहां कोई ऐसी चीज नहीं, वहां पर केवल नेबरहुड्स, जो नेबरहुड्स थे वहां तक वो लोग आए थे और वो भी अपने को संभाल ही रहे थे, तब तक काउंटर अटैक हो गया और वो नेबरहुड वापस ले लिए। इसलिए मैं ये भी नहीं कहूंगा कि सीरियन अरब आर्मी ने हमा को वापस ले लिया, हम ये कहेंगे कि सीरियन अरब आर्मी ने काउंटर ऑफेंसिव करके HTS मिलिटेंट्स को ढकेल दिया पीछे। और उधर क्या है कि जब हमा जो कोमा है जहां पर उन्होंने एक दूसरी फोर्स है, तो वो हमा के थोड़ा सा पीछे है, वहां अब ये एम्बुश करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अभी जो लेटेस्ट मैप आया है, जो HTS पोजीशंस हैं उनको घेर लिया है। एक तरफ वो जैन अलाउद्दीन है, एक तरफ कोमा है, दोनों तरफ से बीच में आपके ये है हमा है, और इधर, और फिर जो, तो मतलब दो तरफ से उसको घेरा हुआ है। तो इस समय पहले सीरियन अरब आर्मी बिसीज थी, आज की तारीख में मिलिटेंट्स बिसीज है समा। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। आगे बढ़ने से पहले मैं एक दो चीजें बता दूं। अमरेश जी बहुत ही अपडेटेड इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, बिल्कुल कुछ आधा घंटे 1 घंटे पहले तक की। मैं अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताऊं। 2012 में भारत से एक जर्नलिस्ट का डेलीगेशन गया था सीरिया, उसमें मैं भी गया था, और उसमें दमिश्क के अलावा हम हामा तक गए थे बाकायदा। वहां जो गवर्नरेट का जो हेडक्वार्टर होता है, वहां बाकायदा प्रेस ब्रीफिंग हुई और हमने वो बहुत से इलाके देखे। कुछ पुलिस स्टेशन पर आग लगाई थी, कुछ कोर्ट्स पर आग लगाई थी कुछ ही दिन पहले। तो वो इलाका वॉलेटाइल, वाकई बहुत ही वॉलेटाइल है। और ऐसे वक्त में जबकि एक तरफ अमेरिका की फौजें बाकायदा इराक के बॉर्डर के आसपास के इलाकों में बैठी हुई हैं, नॉर्थ में तुर्की ने एक लंबी एक पट्टी 30 किलोमीटर चौड़ी अपने कंट्रोल में की हुई है। इदलिब पर भी कंट्रोल किया हुआ है। इदलिब में मैं तो उसे कहता हूं, इदलिब तो एक तरह से टेररिस्ट का पार्किंग स्पॉट बना हुआ था पिछले कई साल से, और वहां उन्हें बचाने के लिए तुर्की ने अपना
एयर डिफेंस सिस्टम भी डिप्लॉय किया हुआ था। तो इस किस्म के मुल्क में हालात संभालना खुद अपने आप में बड़ा काम है। और जो आपने बताया कि अब टेररिस्ट खुद घिरे हुए हैं, अब ये बताइए कि 2011 के साथ साथ जो कई साल तक जो क्राइसिस चला था उसमें और इस मौजूदा क्राइसिस में आप कितना फर्क देख रहे हैं? देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उस समय एक हद तक कुछ जन समर्थन था मिलिटेंट्स को, क्योंकि देखिए जो एक असाद फैमिली के ही मेरे ख्याल से रईस अल असाद या वो जो डिफेक्ट किए थे, जो फ्री सीरियन आर्मी बनी थी जो अब खत्म हो गई है, फ्री सीरियन आर्मी अपने को सेकुलर कहती थी और वो अलकायदा से इससे अपने को अलग रखे हुए। तो एक आप कह सकते हैं ब्रॉडली, हालांकि उसको यूएस वगैरह सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन आप कह सकते हैं कि वो ब्रॉडली एक ऑपोजिशन मूवमेंट था जो एक 2011 में जो सिविल अपराइजिंग हुई सीरिया में उससे निकला हुआ था। उसमें कुछ आर्मी ऑफिसर्स असद रिजीम के ही थे, उनके दूर के रिश्तेदार अलावाइट्स ही थे उसमें। तो जो लेकिन एफएसए खत्म हो गया। एफएसए 2014-2015 तक आते आते डिसॉल्व हो गया। बहुत सारे लोगों ने एफएसए इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उनसे कहा गया एफएसए से कि तुम अलकायदा और आईसिस के साथ संबंध बनाओ। इस सवाल पे एफएसए खत्म हो गया। अब उसके बाद इन लोगों ने रीग्रुप किया, कुछ रेमिनेंट्स एफएसए के रख गए थे, फिर एक नुसरा फ्रंट बना था जो कि अलकायदा और उससे जुड़ा हुआ था, जुलानी वाला, उससे मर्जर कराया, फिर इन लोगों ने एक और संगठन बनाया और फिर उसके बाद 2017 में कई ऐसे गुटों ने मिलकर एचटीएस बनाया। तो उस समय क्या था कि इनके साथ कुछ हद तक जनसमर्थन था, लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं थी। इस बार टेक्नोलॉजी है लेकिन जनसमर्थन नहीं। ये बहुत देखिए, अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूं। और सर उस वक्त एक बात मुझे और याद आई इस बीच में, उस वक्त बाकायदा अमेरिकन एम्बेसडर हामा में, होम्स में, इन जगहों पर जाकर के बाकायदा अपोजिशन के लोगों को ग्रुप करता था। फ्रांस भी उसमें इन्वॉल्व था। यानी डिप्लोमेट की जो लिमिटेशंस होती हैं, बगैर सरकार के मर्जी के मुल्क में कोई घूमता हो। मुझे याद आता सईद नकवी साहब जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने उस दौर में मुलाकात की बशर अल असद की एक सेक्रेटरी मोहतरमा थी। उनसे जब पूछा कि ये क्या हो रहा है साहब आपके यहाँ के एम्बेसडर घूमता फिर रहा है अमेरिका का, तो उन्होंने कहा कि अब आप ये देखिए कि हम कितने पेनिट्रेटेड हैं, यानी हमारे यहाँ विदेशी ताकतें कितनी पेनिट्रेट कर चुकी हैं। ये एक तरह से बेबसी उनकी बात से लग रही थी। अभी आपको मैं फिर वहीं आना चाह रहा हूं कि इसको एक अभी इजरायली मीडिया में क्या क्या छप रहा है, मैं कुछ चीजें समझने की कोशिश कर रहा था। वो इजराइल इसको अपने फायदे में इस तरह से देख रहा है, ऑफिशियली तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन मीडिया में जो राइटअप्स आ रहे हैं उसमें यह हो रहा है कि कोई बात नहीं, दो दुश्मन आपस में लड़ रहे हैं, आपस में कमजोर होंगे। फिर दूसरा एक एंगल ये भी दिया जा रहा है कि ईरान का जो उनके मुताबिक एक्सिस ऑफ डेविल, जिसे एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस हम लोग कहते हैं, वो कमजोर हो रहा है। हिजबुल्लाह कमजोर हो चुका, अब ये सीरिया कमजोर हो जाएगा, बशर अल असद हुकूमत कमजोर हो जाएगी। इस अंदाज में इजरायली मीडिया में डिस्कशन चल रहा है। आप इस वक्त जो चूंकि असल बात वही है ना, टाइमिंग, ये एक दिन सीज फायर होता है और अगले दिन ये शुरू हो जाता है। तो ये कितना ऑयल अप है सिस्टम कि जब जहां चाहे छड़ी मारें और वहीं वो ट्रिगर कर जाए और ऐसा चले कि सब देखते रह जाएं। क्या क्या कुछ है, इसे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, इसमें तो देखिए अमेरिका जो है वो ब्रिटिश एम्पायर का लेगेटी है और ब्रिटिश एम्पायर ने जो अपना सिस्टम बनाया था दुनिया में कहीं भी किसी भी वक्त वो स्ट्राइक कर सके। वो हमने 1857 की लड़ाई में भी देखा जहां अंग्रेज हार गए थे, लेकिन उन्होंने कैसे रिग्रुपिंग करके, कंफ्यूजन फैला के, डिवीजन फैला के वो सब किया। वो उनकी स्ट्रैटेजी है, वो उनका दिमाग भी है, उनके पास रिसोर्सेज भी हैं। तो अमेरिका ने तो पूरी दुनिया में ये किया हुआ है। आप अफ्रीका चले जाइए, वहां भी यही लामबंदी है। चाइना के साथ बहुत सारे देश हैं, रशिया के साथ बहुत सारे देश हैं, अमेरिका के साथ बहुत सारे देश हैं, और दोनों का इंटरपेनिट्रेशन एक दूसरे के बीच पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स पे जितने देश है सब में आप देखिएगा ये पूरे जंग एक अंदर अंदर सिमर कर रही है। और मिडिल ईस्ट में तो खैर मिडिल ईस्ट को कब बताओ, ये तो अमेरिका समझता है कि ये तो मैंने बनाया, ये तो ऑटोमन एम्पायर के अंडर था, मैंने बनाया और हमने हर चीज यहाँ पर डिक्टेट की हमेशा से। और ये फिलिस्तीनी मुद्दा है, बस इसकी वजह से
बार बार चीजें फंस जाती हैं। अगर ये मुद्दा ना होता तो अब ये था कि नेतन्याहू ने कहा हम फिलिस्तीनी मुद्दा ही हटा देंगे, फिलिस्तीनियों को ही हटा देंगे, वो भी उसमें भी सफल नहीं रहे। उसके बाद हिजबुल्लाह बना, सारी चीजें हुई, फिर हिजबुल्लाह से 2006 में इजराइल हारा। आज की तारीख में नईम कासिम साहब का कल ही स्टेटमेंट आया और उनकी लंबी स्पीच आई है जिसमें उन्होंने और जो भी बातें कही उन्होंने एक बात हाईलाइट करने लायक है कि जो लेबनीज सिविलियंस जो हर्ट हुए हैं उनको पूरा जिस कॉम्पेंसेशन हिजबुल्लाह दे रहा है, लेबनीज सरकार ने अभी तक उस तरह का अनाउंसमेंट नहीं किया है, हिजबुल्लाह कॉम्पेंसेशन दे रहा है, उतने $1000 पर फैमिली, इस तरह की डिटेल्स भी नईम कासिम साहब ने दिए। और हाउसिंग यूनिट्स बनाने के लिए, क्योंकि 3000 के ऊपर वहां पर लेबनीज सिटीजन मारे गए हैं, कितने हजारों घायल हैं, ये सारी सिचुएशन तो उनको कैसे कंपेंसेट हिजबुल्लाह खुद कर रहा है। और इसी वजह से देखिए उन्होंने कहा नईम कासिम साहब ने कि हम एक पॉलिटिकल मूवमेंट के साथ साथ सोशल मूवमेंट भी, हम केवल एक, और सही बात है, कम्युनिटी प्रोग्राम्स हिजबुल्लाह करता रहा है और अलग अलग कम्युनिटीज में, अपनी शिया में तो किया ही है उसने, लेकिन अलग अलग कम्युनिटीज में भी कम्युनिटी प्रोग्राम्स ये पूरा कर दे। 53 लाख का देश है लेबनान, तो उसमें आप जानते हैं पूरा। तो दूसरी बात जो नईम कासिम साहब ने कही कि हम इस लड़ाई, इस जंग से मजबूत होकर उभरे हैं, हमको देखा जा रहा है विक्टर्स के तौर पे। इजराइल की हार हुई है, इजराइल अपने किसी भी ऑब्जेक्टिव, आज तक सेटलर्स लौटे नहीं है, जो भी सेटलर्स लौटे वो उनको वापस जाना पड़ा, वो डर रहे हैं, आगे नहीं आ रहे हैं। मतलब कहा गया था कि लाखों सेटलर्स को बसाएंगे, कम से कम 70,000 को तो बसाएंगे ही, तो अभी कितना, अभी 500, 600, हजार भी आप दिखा दीजिए वहां सेटलर्स, तो एक बड़ी बात हो जाएगी। वो लोग अपने होटल नहीं छोड़ रहे हैं जो सेंट्रल इजराइल में, और इजराइल का खर्चा बढ़ रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस इजराइल में हो रही है। अभी देखिए जो पूरी ये जो लेबनान की सिचुएशन है उसमें नईम कासिम साहब ने ये भी कह दिया कि हिजबुल्लाह इज गोइंग टू ऑफिशियली इंटरवीन इन सीरिया, ये भी कह दिया। तो अब अगर उन्होंने ये कहा है कि हिजबुल्लाह जो है, अभी तक ये बात नहीं आई थी, लेकिन हिजबुल्लाह, और फिर अभी ये था कि कुछ हिजबुल्लाह के लोग लड़ रहे होंगे जरूर, क्योंकि ये सैयद हसन नसरल्लाह के समय जो पिछली सिविल वॉर थी उसमें हिजबुल्लाह बहुत जम के लड़ा था सीरियन अरब आर्मी की तरफ से। तो अब वो फिर से वो सिनारियो क्रिएट हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि हम हस्तक्षेप करने जा रहे हैं। इधर क्या हुआ है, कल ही सीरिया, इराक और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग बगदाद में हुई है, जिसमें जॉइंट इंटरवेंशन की बात हुई है, जिसमें इराक और ईरान, और इसी चीज से जुलानी डर रहा है, उसने बार बार इराक को अपील कर रहा है, और भी HTS के जो कुछ है पुराने कमांडर तो कहीं इधर उधर छुपे हैं, वो भी बयान दे रहे हैं कि इराक को इंटरवीन नहीं करना चाहिए, इराक, क्योंकि इराक इंटरवीन कर गया तो खेल खत्म हो जाएगा, ईरान को भी आने की मतलब उस तरह की जरूरत नहीं। लेकिन अभी ईरान थोड़ा सा, इसलिए भी ईरान कॉशियस है क्योंकि उसने देखा है कि बहुत सारी जगह कुछ सीरियन अरब आर्मी की जामिंग के अलावा कुछ इंटरनल वीकनेसेस भी थी, बहुत सारी जगह उन्होंने स्टैंड लेना था, वो ले सकते थे, नहीं लिया उन्होंने। तो वो उसको भी देखते हुए तो ईरान मोस्ट प्रोबेबली अपनी फौजें भेजेगा। ईरान और इराक दोनों ने अपनी फौजें भेज दी तो बात ही खत्म हो गई। फिर रशियन टेक्नोलॉजी है ही, रशिया ने रिकूप कर लिया। देखिए रशिया ने क्या किया, हमा और होम्स, इसके बीच का जो ब्रिज था वो उड़ा दिया। 3 ब्रिज हैं, 2 उड़ाए, एक को मेंटेन रखा है, वो भी अंडर सीज है। वहां से जो HTS मिलिटेंट्स गुजरने की कोशिश कर रहे हैं उनको मार दिया जा रहा है, क्योंकि इन लोग की स्ट्रेटजी समझिए, ये लोग अभी क्या है, गुरिल्ला स्टाइल में लड़ रहे हैं, किसी एक शहर में बहुत दिनों तक टिकते नहीं है, ये वहां से घूम के दूसरे शहर, इनका मकसद है डमस्कस पहुंचना, किसी भी तरह डमस्कस पहुंच जाए, उसके बाद जो है कुछ बड़ा कांड कर दें, जैसे जो ये सईदा ज़ैनब की जो मज़ार है उसको, जिसके ऊपर कितने आतंकी हमले हो चुके हैं, उसको तोड़ फोड़ दें, कुछ ये कर दें, इस तरह की, जो कि पहले भी इन्होंने कोशिश की थी बहुत बार। और सिविल वॉर के खत्म होने के बाद 2022 तक टेरर अटैक्स होते रहे वहां पर उस टाइम पे। और वो इतना सेंसिटिव मसला है कि वो उस सवाल पे इराक में तो मतलब करोड़ों लोग, मतलब हम देख रहे थे वीडियोस की वो रैली कर रहे हैं और जाने की, वहां पर लड़ने की बात सोच रहे हैं, लेकिन इससे सेक्टेरियन और डिवीजन बढ़े, ये सब हो, ये लोग चाहते हैं। तो अभी देखिए जो पूरी सिचुएशन है उसमें लेबनान में अभी जो इनिशिएटिव है वो हिजबुल्लाह के साथ, और जो नेतन्याहू ने कहा था कि हम जो सीज फायर कर रहे हैं, अब हम हमास को आइसोलेट कर देंगे,
अब हम लेबनान और गाजा फ्रंट को काट देंगे, मतलब जो दोनों जुड़े हुए थे कि लेबनान से गाजा को मदद मिल रही थी, वो हम खत्म कर देंगे। उसका 1% नहीं हुआ है। बल्कि कल मैं एक खबर देख रहा था, रात में आई, कि एक ये जबलिया के पास, उसी नॉर्थ गाजा में जहां पर जेनोसाइड हो रहा है, नया जेनोसाइड हो रहा है, वहीं हमास ने 50 आईडीएफ इन्फेंट्री की एक फोर्स को पहली बार सीधे निशाना बनाया। उसमें कितने मारे गए, क्या हुआ, वो देखिए 2-3 दिन बाद उनके वीडियोज आते। इजराइल भी इस मामले में चुप है क्योंकि बड़ी संख्या आई और लगातार इस पर हमास इनिशिएटिव लिए हुए। अब देखिए, मैं तो देख रहा हूँ जेनिन में पैलेस्टीनियन अथॉरिटी से अभी ये लोग लड़ने से बच रहे थे। कल जेनिन ब्रिगेड ने बाकायदा रमल्ला से कम 25 से 26 इनके व्हीकल्स उठा लिए और पूरा परेड किया। वहां पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, अच्छा एक तरफ बात भी चल रही है ये फतह और हमास की कि पोस्ट वॉर गाजा में उसको कैसे किया जाएगा, ये क्या किया जाएगा, लेकिन एक तरफ ये भी चल रहा है ग्राउंड में। तो मैं ये देख रहा हूँ कि लेबनान सीज फायर के बाद वेस्ट बैंक गाजा में रेजिस्टेंस का मोरल बढ़ा हुआ है। क्यों? इसकी कोई वजह होनी चाहिए ना। और सीरिया में जो हो रहा है उसके प्रति भी उन लोगों ने पहले ही कह दिया है कि हम असाद के साथ हैं पूरी तरह से। हमास है सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन, ये असाद के साथ है। तो ये देखिए, ये पूरी सिचुएशन है। अच्छा, ट्रंप ने एक धमकी दी है कि मेरे ओहदा संभालने से पहले 20 जनवरी से पहले ये कैदी सारे छूट जाने चाहिए, नहीं तो यानी जहन्नम बना दूंगा, तकरीबन उस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। और लेकिन साथ साथ उनके कुछ नुमाइंदे भी इलाके में आकर के बात कर रहे हैं। कतर को फिर से एक्टिवेट किया है गाजा वाली बातचीत शुरू करने के लिए। कहीं कहीं कुछ इशारे हैं कि कुछ बातचीत हो सकती है। आप उसको किस तरह से देख रहे हैं? और दूसरी तरफ जो ईरान इस वक्त डिप्लोमेसी कर रहा है, कई मुल्कों में उनके फॉरेन मिनिस्टर गए, उनके प्रेसिडेंट ने बात की, पुतिन से बात की, कतर के अमीर से बात की। ये दोनों तरफ से जो डिप्लोमेसी इस वक्त हो रही है, उसे आप किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, ये तो बड़ा यूनिक है। देखिए, एक फर्क जो पिछली सिविल वॉर से इस बार है, जॉर्डन और यूएई ने असद का सपोर्ट कर दिया। बताइए, ये पिछली बार जो लामबंदी थी, पूरे जो अरब मुल्क थे ज्यादातर सुन्नी, वो सब असद के खिलाफ थे और फतवा टाइप पूरा दिया हुआ था। अभी जो यूएई और जॉर्डन ने, ऑब्वियसली उनके पीछे सऊदी अरेबिया खुल के कभी कुछ कहता नहीं है, लेकिन वो देखिए ईरान के साथ नेवल ड्रिल्स वगैरह करना, और ईरान के साथ उसका समझौता चल ही रहा है। तब तक सीरिया हो गया। सीरिया भी देखिए इसीलिए हुआ भी है कि सऊदी अरेबिया वगैरह को फिर से फोर्स करो कि नहीं, तुम जो ईरान के खेमे में जा रहे हो वो ना जाओ। ये बहुत बड़ी अमेरिका की हार होगी सऊदी अरेबिया अगर चला गया। लेकिन जॉर्डन, यूएई और तमाम देश जो पूरी दुनिया के, उस समय जो थोड़ी बहुत सिंपैथी थी ऑपोजिशन के साथ, वो इस बार बिल्कुल नहीं है। इस बार तो उनको एक आतंकी, बदमाश, लंपट, इस टाइप की भाषा यूज हो रही है इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये भी देखिए, ये भी एक बहुत बड़ी चीज होती है। जब आइसोलेटेड था असाद, तब उस समय नहीं गिरा पाए, तो आज की तारीख में जब उसको सपोर्ट है बहुत सारे देशों का, तो फिर आप क्या करेंगे? दूसरा, ईरान के तो फॉरेन मिनिस्टर टर्की पहुंच गए, और टर्की में पहुंच के उन्होंने बाकायदा ये कह दिया कि ये जो लड़ाई है, ये बेसिकली जो पूरे मिडिल ईस्ट में पैनिक फैलाने की और केओस फैलाने की अमेरिका इजराइल की साजिश है। अब टर्की उसको डिनाई भी नहीं कर सकता, अच्छा उनको मना भी नहीं कर सकता, क्योंकि टर्की और ईरान में भी बातचीत इधर शुरू हुई जब से ये 7 अक्टूबर के बाद। तो अब टर्की जो है वो देखिए, अच्छा बसाद जो है उसको, मतलब जो बशर अल असाद है, वो अरब लीग की मीटिंग में भी जा रहे हैं। अभी एक अरब लीग की मीटिंग और होने जा रही है। तो ये पूरा सिनारियो है। नहीं, ईरान देखिए, अब मैं ये कह रहा हूं कि ये जो अभी लड़ाई चल रही है, और जिसमें मिडिल ईस्ट के अधिकांश मुल्क और उसके साथ साथ दुनिया के भी तमाम मुल्क, जैसे चाइना बिल्कुल चुप था पिछले सिविल वॉर में, इस बार चाइना ने एक्टिवली असाद का समर्थन किया। दुनिया के तमाम मुल्क, कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो कह रहा है कि वहां पर हम असाद के साथ नहीं है। अमेरिका भी ऑफिशियली नहीं कह पा रहा। इजराइल तो चुप ही है, इजराइल को तो खैर उसका दूसरा स्टैंड है। अमेरिका ये कह रहा है कि असाद पॉलिटिकल सोल्यूशन करे। अब पॉलिटिकल सोल्यूशन, ये भी कंफ्यूजन फैलाने वाली बात। पॉलिटिकल सोल्यूशन क्या है? पॉलिटिकल सोल्यूशन है पार्टीशन ऑफ सीरिया, और कुछ नहीं। पॉलिटिकल सोल्यूशन पार्टीशन ऑफ सीरिया है कि एक हिस्सा उधर अलेप्पो, इडलिब, टर्की के कंट्रोल में, छोटा सा हिस्सा अलावाइट जो है वो असाद के पास छोड़ सकते हैं,
और इधर जो है पूरा कर्ड्स का उधर उधर नॉर्थ ईस्ट में वो अमेरिका के बेसिस भी हैं, कर्ड्स हैं उनके, उनका वो। तो ये पॉलिटिकल सोल्यूशन थोड़ा ना हुआ। पॉलिटिकल सोल्यूशन तो मतलब ये तो जो मतलब साम्राज्यवादी ताकतें ये तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि फिलिस्तीन पे कब्जा करके इजराइल बन गया, अब वो लेजिटिमेट हो गया उनकी नजर में, और उसको राइट टू सेल्फ डिफेंस भी है। तकरीबन उसी तरह की कोई चीज इन्हें यहां भी मिल जाए, ये एक कोशिश है। लेकिन आपकी बातचीत से जो कुछ चीजें सामने आई वो ये कि सीरिया की सपोर्ट में कई अरब मुल्क भी हैं, सीरिया की हुकूमत की सपोर्ट में सीरिया के अवाम भी हैं। तो ऐसी डिफरेंट किस्म की सिचुएशन में क्या नतीजे के तौर पर यह समझा जा सकता है कि टेक्नोलॉजी के हिसाब से शायद उन्हें मजबूत कर दिया गया, लेकिन चूंकि इजराइल आइसोलेट हुआ था और आइसोलेटेड है, तो इसलिए पॉलिटिकल सपोर्ट इंटरनेशनल लेवल पर भी और नेशनल लेवल पर भी सीरिया की हुकूमत के साथ है। इसलिए यह कोई बहुत जल्दबाजी में तैयार किया गया प्लान था जिस पर यह काम किया गया। क्या मैं सही समझ रहा हूं? नहीं, जल्दबाजी तो इसमें थी, लेकिन ये इन लोगों ने, भाई देखिए, इसमें कुछ चीजें तैयारी से होती है, कुछ चीजें इवेंट्स तय करते हैं। अब लेबनान में सीज फायर अगर नहीं होता 27 नवंबर को, तो उसके बाद हिजबुल्लाह और अपनी फायर पावर दिखाता। अभी देखिए जो इजराइल ने 100 वायलेशन किए सीज फायर के, उसके जवाब में हिजबुल्लाह ने एक बार बस मारा 2 वेव, उसके बाद इजराइल चुप हो गया। और वहां इजराइल का, और टेक्निकली हिजबुल्लाह ने सीज फायर वायलेशन नहीं किया क्योंकि शीबा फार्म्स जो हैं वो टेक्निकली लेबनान का पार्ट है, तो इसलिए सीज फायर वायलेशन हिजबुल्लाह ने नहीं किया। लेकिन किया भी तो इजराइल उससे इतना डर गया कि उसने दोबारा मारा। तो अब अचानक इजराइल की ये कमजोरी सामने आती है, जो वादे किए गए थे अमेरिका से वो नहीं पूरे होते, तो अमेरिका ने उधर एक्टिवेट कर दिया कि हम लोग गैप तो छोड़ ही नहीं सकते हैं। दूसरी बात, बाइडेन ये कैसे होने दे कि 20 जनवरी को ट्रंप शपथ लें और नॉर्मल ये सिचुएशन रहे। उन्होंने हर तरह का कार्ड वो खेलेंगे, अभी और खेलेंगे, अभी वो और खेलेंगे। अब आप कहेंगे और क्या कार्ड हो सकता है? कुछ भी हो सकता है भाई। यमन के अंदर वो कुछ करा सकते हैं, कहीं कुछ करा सकते हैं, कुछ भी इस तरह की चीज जो है, वो क्योंकि बाइडेन पीछे नहीं हट रहा है। बाइडेन को ये है कि जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स उसके पीछे है, और ब्लैक रॉक जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, और जो मार्टिन लॉकहीड वगैरह बड़े बड़े जो सबसे दुनिया को चलाने वाले कॉर्पोरेशन, सब उसके पीछे हैं। और ट्रंप को वो प्रेशराइज कर रहे हैं कि तुम आओ इस लाइन पे। इसीलिए ट्रंप देखिए बार बार अपना स्टांस चेंज करता है, कंफ्यूज करने के लिए अपने इनवॉइस चेंज करता है। मिडिल ईस्ट से पहले किसी और को किया था, अभी एक उस बुलोस को किया है जो थोड़ा सा ये महमूद अब्बास से कम उनकी एक जान पहचान है, बातचीत है। उसके बाद अपने इंटरनल उसमें भी जो बिल्कुल प्रो इजरायली फोर्सेस थी उनको भी उसने चेंज किया है। तो ये सब चीजें चल रही हैं अभी। और ये उसमें तो सर एक और बहुत दिलचस्प वाकया हुआ है। ट्रंप ने अपने एनवॉय को भेजा है इलाके में, मिडिल ईस्ट का एनवॉय जो बनने वाले हैं, और बाइडेन के एनवॉय अलग से बैरूत में आए हैं। यानी तकरीबन एक साथ दोनों के नुमाइंदे आ रहे हैं। शायद अंदर अंदर कहीं कॉन्फ्लिक्ट है दोनों के नजरिए में। जो बात अंदर नहीं काज़मी साहब, वो तो ओपन है, वो तो ओपन कॉन्फ्लिक्ट है, वो तो पब्लिकली कहा जा रहा है, एक दूसरे पे हमला किया जा रहा है। बाइडेन उतना एग्रेसिव नहीं है जैसे चुनाव में था, या कमला हैरिस तो बिल्कुल चुप है ऑब्वियसली क्योंकि हार गए तो क्या। लेकिन एक्शन उनके इस तरह के हैं कि वो पूरा ये कोशिश कर रहे हैं कि ट्रंप का जो नया एडमिनिस्ट्रेशन है उसको पूरी तरह से गिरा दिया जाए। अब आश्चर्य की बात मैं आपको बताऊं कि ट्रंप ये रिपब्लिकन है, राइट विंग है, इस्लामोफोबिक है, सब कुछ, लेकिन आप ये बताइए कि जो जितना माहौल ट्रंप का इलेक्शन के टाइम थोड़ा बहुत बना था एंटी प्रो इजराइल, वो माहौल धीरे धीरे क्यों कम हो रहा है? वहां इस तरह की आवाजें क्यों आ रही हैं वहां से अमेरिका से कि हम लोग जो हैं वो, जैसे यूक्रेन को जब बाइडेन ने अलाउ किया कि तुम AWACS मिसाइल यूज कर सकते हो, उसने किया, फिर रशिया ने ओरेशनिक मार दिया जो 4000 डिग्री सेंटीग्रेड पर सूरज के बराबर उसका तापमान, मतलब जो वो गर्मी पैदा करता है। तो ये जो सारी चीजें हैं इनको लेके बाइडेन ने पूरा एक तरह से, ये कोई भी प्रेसिडेंट जो हार जाता है वो ट्रांजिशन में वेट करता है, इस तरह से नहीं करता है। अभी देखिए आपको बताएं जो सीरिया की बात, सीरिया में देर और जोर में लड़ाई हुई, जो अमेरिका हार गया, इसके पैरेलल चल रही।
जिसमें जो कर्ड्स है, अच्छा कर्ड्स का भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। कर्ड्स को अमेरिका ने एक इंटरनेशनल लेवल पे एक सिंबल बनाया हुआ है। एक तो इजराइल को बनाता है कि देखो ये सब मॉडर्न सोसाइटीज हैं वेस्टर्न, कर्ड्स को बनाता है कि देखो ये तो बिल्कुल कर्ड्स वहीं की हैं और अरब्स की तरह ही कर्ड्स हैं और ये लोग बिल्कुल पिछड़े हुए थे, लेकिन देखो महिलाएं लड़ रही हैं। और लोगों ने देखा भाई आईसिस से महिलाएं लड़ रही थी, वाकई वो शहादतें भी दी उन्होंने, मारी भी गई, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी वहां पर उन लोगों ने अपना एक एरिया बना लिया जो कि ऑटोनोमस काउंसिल है। अब क्या हो रहा है कि जब अच्छा, और उधर जो कर्डिश एरियाज में एचटीएस नहीं गया है, एसएनए गया। एसएनए में ज्यादातर जो है वो तो 95% उज़्बेकीज हैं। इनफैक्ट एचटीएस के एक टॉप मिलिटेंट ने कहा था कि ऐसे गाली दी, अभी की बात परसों, उसने एसएनए को गाली दी कि मतलब आप क्या मतलब अब ये मंगोल और तारतर हम पे रूल करेंगे। देखिए ये चीज है वहां, मंगोल और तारतर हम पे रूल करेंगे, मतलब ये वो कह रहा है कि सब उज़्बेकी वगैरह एसएनए में। तो एसएनए के जो लोग गए उन लोगों ने वहां पर वही सेक्स स्लेव्स की बातें, आईसिस की बात टाइप बातें, 2 कर्डिश महिलाएं को कैप्चर भी किया और उनका सर वर वो सब वो कर दिया, मतलब वो हटा दिया जो वो हुडीज पहने थी कि इनको ये तो सेक्स स्लेव्स हैं, इनको तो सर ढकने की भी जरूरत नहीं। इस तरह की बातें, कुछ बातें आ रही है कि एक बच्चे को बीहेड भी किया। देखिए इस तरह की चीजें आई हैं और वो, लेकिन जो पूरा फ्रंट है उसमें कर्ड्स फंस गए। कर्ड्स स्टॉन्च अमेरिकन एलाइज थे। अब कर्ड्स कह रहे हैं कि अमेरिका ने एक्चुअली उनसे एक तरह से कह दिया है कि तुम एसएनए से मत लड़ो, लेकिन कैसे नहीं लड़े, उनके वजूद का सवाल है। क्योंकि वो ये बात जानते हैं कि यहाँ पर जो यजदी वाली हालत है वो इनके साथ भी हो सकती है, और यजदी एरिया में भी हम आपको बता दें उन्हीं कर्डिश एरियाज के आसपास। तो ये जो अमेरिका के गले में फांस है, कर्ड्स को वो कंट्रोल भी कर रहा है। मैं बाकायदा जो कर्ड्स का ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है कर्डिश न्यूज फ्रंट, उसको मैं फॉलो करता हूँ, उसमें आप देख लीजिए ये डिलेमा आपको दिखाई पड़ेगा, पूरा डिलेमा है कर्ड्स का कि हम क्या करें। तो ये बहुत ही पेचीदा हालात हैं। और खुद टाइम्स ऑफ इजराइल ने एक कोट लिखा है एचटीएस के लीडर का, ये कहते हुए कि हम तो इजराइल को प्यार करते हैं चूंकि उसने हिजबुल्लाह को कमजोर किया है। यानी वो कनेक्शन बहुत ही साफ नजर आ रहा है कि इजराइल ने इसको और अमेरिका ने इनको किस तरह से तैयार करके भेजा है, और यूक्रेन से हथियार आना, ड्रोन आना, ट्रेनिंग देना, वो भी सीधा सीधा अमेरिका और इजराइल। और इजराइल के बाद दुनिया का तनहा मुल्क यूक्रेन है जहां का प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों यहूदी हैं। तो ये चीजें होती हैं समझने की। बहुत बहुत शुक्रिया अमरेश मिश्रा जी, आपने हमें वक्त दिया। आपसे बात करने में बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है, और फिर हम कोशिश करेंगे, फिर हम आपसे टाइम लेने की कोशिश करेंगे। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा कि अमरेश मिश्रा जी का यूट्यूब चैनल जो अमरेश मिश्रा 2 वो आप खुद बता दीजिए, आप अपनी वेबसाइट और इसके बारे में बता दीजिए। अमरेश मिश्रा स्पीक्स 2 मेरा नया यूट्यूब चैनल है, और ये उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वेबसाइट भी मैंने शुरू की है, अमरेश AMARESH.co, ताकि अगर सारे प्लेटफॉर्म बंद कर दिए जाएं तो वो रहेगा। तो ये आप देखिए फॉलो करिए, और इसमें काज़मी साहब की भी मैं मदद चाहता हूँ, सब लोगों की, क्योंकि हमारे साथ एक बड़ा प्रोसिक्यूशन, डिजिटल प्रोसिक्यूशन हुआ है। लोग डिजिटल कहते हैं, तो डिजिटल प्रोसिक्यूशन, जैसे वो डिजिटल अरेस्ट एक वो आया है, टर्मिनोलॉजी आई है, बहुत बड़ा रैकेट। जी बिल्कुल, ये रैकेट ही है। और इत्तेफाक से ये सारी वही लॉबी चलाते हैं जिनके बारे में हम बहुत सी चीजें बता रहे हैं, तो इसलिए भी होता है। बहुत बहुत शुक्रिया अमरेश मिश्रा जी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, ये इंटरव्यू कैसा लगा, कमेंट्स में जरूर लिखें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।